आज एक जबरदस्त यंग डायनेमिक एंटरप्रेन्योर मेरे साथ हैं। 2019 में मैंने अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया। ओके। और 26 जनवरी 2020 को हमने उसको लॉन्च किया और 2 महीने के अंदर ही लॉकडाउन लगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जब भी कोई आइडिया आता है या जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको पहले रेडी रहना है कि यार रिस्क तो मेरे को लेना पड़ेगा, और उसकी ताकत आपको इसी से आएगी। आपको पहले जानना है व्हाई डू आई वांट टू डू इट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारे वीडियोस हम कर रहे हैं और हर एक वीडियो पे जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उन सभी के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन एक चीज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? आप में से कई लोग रिच बनना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि लोग रिच तो बनना चाहते हैं लेकिन जर्नी शुरू नहीं करना चाहते। डर जाते हैं कि यार एंटरप्रेन्योर मैं कैसे बनूं, एंटरप्रेन्योर बनने में तो बहुत कठिनाइयां हैं, फेल हो गए तो क्या होगा। दोस्तों, हर किसी को यह डर होता है, लेकिन कुछ लोग इस डर के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं और डर के बावजूद आगे बढ़ के एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। और उन्हीं में से आज एक जबरदस्त यंग डायनेमिक एंटरप्रेन्योर मेरे साथ हैं। दोस्तों, मैं रोहित शर्मा जी से थोड़े दिन पहले मिला और जब मैंने उनकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में सुना तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड, क्योंकि 20 साल की उम्र से ही बिजनेस के बारे में बड़ी रुचि ली। फिर कुछ स्टार्टअप शुरू किए, स्टार्टअप शुरू करने के बाद फेल हुए, फेल होने के बाद एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बिज गुरुकुल की शुरुआत रोहित जी ने की। एंड बाकी की चीजें रोहित जी से हम खुद जानते हैं। सो आइए स्वागत करते हैं। चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यू रॉक रोहित जी, और रोहित जी से मुलाकात करते हैं। हाउ यू डूइंग रोहित जी? थैंक यू सो मच सर, आई एम डूइंग प्रीटी वेल। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। एक्सीलेंट रोहित भाई, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट। यू लुक सो यंग, यू आर सो यंग इन फैक्ट। दोस्तों, आपको पता है, आप गेस कीजिए व्हाट इज द एज ऑफ रोहित। मैंने जब मैं रोहित से पहली बार मिला, मैंने कहा यार ये 22 साल 23 साल का लड़का, यंग एंटरप्रेन्योर। खुलासा किया तो रोहित जी ने कहा नहीं, मैं सिर्फ 32 इयर्स का हूँ। एंड यू लुक 22 23, सो फ्रेश, सो एनर्जेटिक। हाउ यू डूइंग रोहित भाई? डूइंग प्रीटी वेल सर, एकदम बढ़िया। और आज आपकी एनर्जी को देख के तो अब तो अंदर से एनर्जी और ज्यादा बढ़ गया। मुझे लगता है लोग 20 का फिर से कहने लगेंगे आज के बाद मुझे। तथास्तु। इनफैक्ट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए वैसे वैसे अगर शरीर थोड़ा यंग लगने लगे, जो कि हमारा नहीं लग रहा है अभी, रोहित का लग रहा है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों के सारे सवाल जो हमारे पास आते रहते हैं मैं रोहित भाई से पूछने वाला हूं। उनकी बिजनेस की जर्नी को हम जानने वाले हैं। एंड इस इंटरव्यू को ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है हर एक पर्सन जो बिजनेस में आना चाहता है उसकी जीवन को ये इंटरव्यू चेंज कर दे। तो रोहित भाई, पहला सवाल आपसे, आपकी बेसिक जर्नी कहाँ से शुरू हुई? क्यों एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए यार? एंटरप्रेन्योरशिप में तो बड़े चैलेंज है, तनख्वाह भी खुद देनी पड़ती है, ऑफिस का रेंट भी खुद देना पड़ता है, कभी कभी बहुत स्ट्रेस भी आ जाता है, कभी रातों की नींदें उड़ जाती है, कभी किसी महीने तो पैसा आ गया, किसी महीने नहीं आया। सो व्हाट मेड यू रियली गॉट इनटू बिजनेस? सर, इसकी शुरुआत हुई थी जब मैं 14 साल का था और मैं 8 या 9 स्टैंडर्ड के आसपास था जी। और उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारी फैमिली के अंदर, ऑल्दो मेरे फादर ही इज इनटू गवर्नमेंट सर्विस, लेकिन घर के बड़े हैं तो जिम्मेदारियां होना, बहुत सारी चीज़ें होना, और उस टाइम पे तनख्वाह भी बहुत कम थी, बहुत कम से उनकी शुरुआत हुई थी। तो सबकी वजह से कुछ 8वीं या 9वीं क्लास में जब मैं था तो घर पे फाइनेंशियल बर्डन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। और तो मैंने एक ना बहुत बड़ा डिफरेंस देखा, एक हमारी लाइफ में, जो हमारी परिवार था उसकी लाइफस्टाइल में, और कुछ रिश्तेदारों की लाइफस्टाइल में जो कि बिजनेस करते थे। अच्छा। तो मुझे बड़ा स्ट्राइकिंग डिफरेंस दिखा कि यार जॉब से ये वाली लाइफ मिलती है, ऐसा लिमिटेड रहन सहन और ये सब होता है, और बिजनेस में ये वाली लाइफस्टाइल मिलती है। तो वहाँ से ही मुझे क्लियर हो गया था कि बड़े होकर मेरे को बिजनेस तो करना है। करेक्ट। और एक प्रोसेस देखा था कि जॉब करते हैं, जॉब करके एक्सपीरियंस लेते हैं, थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और कुछ साल के बाद फिर बिजनेस में आ जाते हैं जी। ये मेरा भी प्लान था कि ठीक है करेंगे हम। और पढ़ाई में मैं अच्छा ही था शुरू से, तो ये पता था कि आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा तो मेरा हो ही जाएगा। आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल। तो इस तरीके से जो है कारवां आगे बढ़ा। और ऑल्दो उस टाइम पे जिस तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो मैं चाहता था कि तभी के तभी मेरे को कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन अब बच्चा था, कुछ कर नहीं सकता था, कुछ भी ऑप्शन था नहीं, तो बस झेल रहे थे। तो एक ऑप्टिमिज्म मुझे मेरे फादर से मिला कि पापा हमेशा एक बात बोलते थे, बस बेटा कुछ दिनों की बात है, ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों की बात है, ठीक हो जाएगा। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि ज़िंदगी में जो कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड का सबसे पहले लेसन जो था वो मुझे पापा से मिला, ऑप्टिमिज्म का।
तो बस उसी राह पे आगे चलता गया मैं, लेकिन फिर मैंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू किया कि ठीक है इसी में कुछ आगे अच्छा करेंगे। 10th में अच्छा परफॉर्म किया, कज़न भैया घर आए और उन्होंने आके मुझे बोला तू IIT की तैयारी कर ले, क्योंकि IIT से ना 10 लाख का पैकेज लगता है। अच्छा। अब आप समझें एक 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा 16-17 साल का, जो कि अपने घर को फाइनेंशियली फ्री करना चाहता है, अच्छे स्टेबल पोजीशन में देखना चाहता है, उसको कोई ये आके बोले, वो भी 2006-7 के आसपास की ये बात है, वहाँ पे कोई बोले 10 लाख का पैकेज लग जाएगा तो उसको क्या लगेगा। तो बस मुझे लगा हाँ यार अब IIT की तैयारी करनी है, लेकिन कोशिश की मैंने, पर जो एनवायरनमेंट था वो और ज़्यादा स्ट्रेसफुल बनता जा रहा था, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा अपना थोड़ा बड़ा रूप ले रही थी, विकराल रूप ले रही थी। तो उस वजह से मेरे को फोकस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बट एनी हाउ मैंने कोशिश की, IIT में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, NITs वगैरह में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मेरे को था कि इंजीनियरिंग तो करनी है, क्योंकि वो पैकेज दिख रहा था मुझे। तो फिर मैंने IP यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ BTech के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। लेकिन अगेन हमेशा से मेरा जो कहते हैं ब्लूटूथ और वाईफाई ना, मैंने हमेशा अपना ओपन रखा था। अच्छा। कि ढूंढ करो कुछ ना कुछ तो मिलता रहे। तो जब मैं 10th क्लास में था, 10th स्टैंडर्ड में था, तो हमें नानी के घर जाना था, और वहाँ पे जाने के लिए हमें कुछ दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हमारे पास टिकट के पैसे नहीं हो रहे थे उस टाइम पे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था, हमें जाना था। और जस्ट उस दिन स्कूल में शाम को बिल्कुल ऑलमोस्ट लास्ट पीरियड में सर ने अनाउंस किया कि अगले दिन एक कंपटीशन है और तुमको भ्रष्टाचार के ऊपर, को विजिलेंस वीक चल रहा था, कि आपको भ्रष्टाचार के ऊपर ये स्पीच रेडी करके लेकर आनी है। तो ठीक है जी, मैं रेडी करके गया, मैंने सेकंड प्राइज जीता और 400 रुपये का मुझे उसमें अवार्ड मिला। क्या बात है। तो वो 400 रुपये जाके मैंने घर पे पकड़ाए और जाने का हमें मौका मिला, हम जा पाए, टिकट वगैरह लेके हम वो फंक्शन अटेंड कर पाए। तो उस दिन मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई कि पैसा कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ के अंदर, पैसा किस तरीके से, छोटा सा पैसा भी आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी खुशी का आपको मौका दे सकता है। हाउ वंडरफुल। एंड दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो मैं हज़ारों लोगों से कहता हूँ, 24 घंटे होते हैं दिन भर में, और 24 घंटे में से जितनी देर हम जागते हैं हम बात करते हैं, और जो बात करता है उसी को दुनिया सुनती है। आज रोहित अच्छा बात कर पा रहे हैं और स्कूल के दिनों से अच्छा बात कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण वो कामयाब है। सो दोस्तों, बात करना सीखें अगर आपको आगे बढ़ना है, और आप भी चाहते हैं कि आपके इंटरव्यूज हों, आप भी चाहते हैं कि आप हजारों लोगों को इंस्पायर करें, आप भी चाहते हैं कि आपका नाम सब जगह पहुंचे और आपकी पर्सनल ब्रांड बढ़े, तो आपको बात करना होगा। रोहित भाई, आप ब्रांडिंग के ऊपर बहुत बात करते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग? क्या पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस ब्रांडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से सर, इंसान की पर्सनल ब्रांडिंग से ही उसकी बिजनेस ब्रांडिंग बनती है। क्योंकि कोई भी इंसान, मैंने कभी नहीं देखा कि उसको जो पर्सनल लाइफ में जैसा हो, बिजनेस में वो कुछ और दिखा के लंबे समय तक चल पाए, ऐसा कभी नहीं हो पाया। करेक्ट। तो पर्सनल ब्रांडिंग में, ब्रांडिंग को मैं बेसिकली ये समझता हूँ कि जो आप हैं, आप दिखा रहे हैं सामने वाले के सामने, आप सोसाइटी में जो अपनी एक इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपकी ब्रांडिंग है जी। अब वो ब्रांडिंग आप कैसी दिखाना चाहते हैं कि लोग क्या समझें आपके बारे में, और उससे फिर आगे फिर बिजनेस भी जुड़ा होता है। या कोई अगर आप डायरेक्टली, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो उनकी एक अलग तरह की ब्रांडिंग है। हम लोग की ट्रेनर्स की, कोचेस की हमारी एक डिफरेंट ब्रांडिंग होती है। एक्टर्स और एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स की एक अलग तरह की ब्रांडिंग होती है। तो ये ब्रांडिंग जो है, ये दिखाएगा कि क्या इमेज, और उसी तरह के लोग आपके साथ आएंगे, उसी तरह का आपका नेटवर्क बनेगा, उसी तरह का एनवायरनमेंट जो है वो आपके आसपास होगा। करेक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल ब्रांड पे फोकस करें, और उसकी वजह से आगे जो भी आपके, फिर उसको कमर्शलाइज अगर आप मोनेटाइज करना चाहते हैं, वो फिर गोल्स आगे के उस तरह से बनते हुए जाते हैं। सो ट्रू। दोस्तों, पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत फोकस करें, और वो आपकी नॉलेज से बनेगी, आपकी पर्सनैलिटी से बनेगी, आपकी कम्युनिकेशन से बनेगी, आप क्या लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं उससे बनेगी। सो रोहित भाई, बिजनेस के बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? आपने स्टार्टअप्स वगैरह किए, फेल हो गए, फेल होते समय क्या एक्सपीरियंसेस रहे, फिर वहाँ से सफल होने की जर्नी कैसी रही? क्योंकि सर, जैसे मैंने बताया कि बचपन में जो मेरे अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि यार अपनी फैमिली के लिए मुझे फाइनेंशियली फैमिली को एक अच्छी सिचुएशन पे पहुंचाना है, तो कॉलेज में जब मैं आया, फर्स्ट ईयर से ही मैं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा था, और फर्स्ट ईयर जस्ट एंड होने वाला था, उस टाइम पे मुझे एक अननोन इंसान के थ्रू मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में पता लगा। ट्रू। और ये जो अंदर एक डर था उस टाइम पे, पर बचपन में एक श्लोक पढ़ा था, उस श्लोक, वो एग्जैक्ट श्लोक मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ ये था कि डर से केवल तब तक डरना चाहिए जब तक डर सामने ना आ जाए, और अगर एक बार सामने आपके आ रहे हैं फिर भिड़ जाओ, क्योंकि जब तक आप फियर को फेस नहीं करते तब तक आप वहीं पे रह जाओगे, ना वो डर कभी खत्म हो पाएगा। तो एक बहुत बड़ा डर था, मुझे कुछ 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेट चाहिए थी, और मेरे पास थे ही नहीं, तो मैंने अपने दोस्तों से उधार ले लिया था, केवल ये सोच के कि नहीं भी कमा पाया तो इनको ट्यूशन पढ़ा के लौटा दूंगा, लेकिन रिग्रेट नहीं करूंगा, काश नहीं कहूँगा। क्योंकि एक मूवी मुझे बहुत पसंद है, चलते चलते, शाहरुख खान की जी। उसके अंदर एक डायलॉग है कि यार मैं काश नहीं कहना चाहता था, और ये मैंने हमेशा अपनी लाइफ का मंत्र बना लिया। करेक्ट। तो नेटवर्क मार्केटिंग करते करते कुछ बीच में कुछ आइडिया आया, तो छोटा मोटा कुछ स्टार्टअप की कोशिश की 1-2 बार, नहीं कामयाब उसके अंदर हो पाए।
और करते करते थोड़ा कर्जा भी कर लिया अपने ऊपर, क्योंकि बिजनेस में कर्जा हो गया था? सर लगभग 3-4 लाख रुपए का कर्जा हो गया था मेरे पास उस टाइम पे। जस्ट कॉलेज खत्म ही हुआ था, कुछ 1-1.5 साल हुए थे। और घर वालों ने क्या कहा उस समय? मैंने उनको बताया नहीं था कि ये बात कर That's so brave. क्योंकि अगर उनको बता देता तो फिर जो, हालांकि मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन वो बदल जाता, क्योंकि हर पेरेंट चाहते हैं, और मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहूँगा जिनको लगता है कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही होता है कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते बच्चे को ज़रा सी भी तकलीफ हो। ट्रू। तो अगर उनको ये पता लगेगा कि फाइनेंशियल लॉसेस में जा रहा है या इसको ये दिक्कत आ रही है, तो फिर वो रुकना शुरू कर देते। तो मैंने उनको बताया नहीं था इसके बारे में। बट देन फिर ये बात चलती रही, मैं बिजनेस को कुछ ट्राई करता रहा, और ट्रेनिंग के अंदर भी था, तो लोगों को सिखाता भी था, मुझे बहुत मज़ा आता था उसके अंदर। तो मैंने, मेरे मेंटर हैं मिस्टर केशव लाल, उनके मैं 2016 में मैं उनसे मिला, तो उनके साथ धीरे धीरे आगे चल के फिर थोड़ा मैंने ट्रेनिंग के अंदर भी काम करना स्टार्ट किया। हम लोग वर्कशॉप्स करते थे, ट्रेनर भी प्रोग्राम हमने किया, और फिर मेरे को मौका मिला खुद का एक वेंचर करने का, जो अच्छा चला। मतलब पहले कर रहा था बट अच्छा नहीं चल पा रहा था, इस बार अच्छा चला। 2019 में मैंने अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया। ओके। और 26 जनवरी 2020 को हमने उसको लॉन्च किया, और 2 महीने के अंदर ही लॉकडाउन लग गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि पहले ही 2 महीने में बहुत अच्छा इसको हमें जो है ना रिस्पांस मिला मार्केट से। सेल्स अच्छी जा रही थी, रिस्पांस अच्छा आ रहा था, लोगों को प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे थे, लोग कह रहे थे ऐसा भी प्रोडक्ट लाओ, वैसा भी प्रोडक्ट लाओ, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली था तो लोगों को क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। और 2020 जनता कर्फ्यू के दिन एकदम से इस पे रोक लग गई, और हमारा ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप का आखिरी दिन था जो जनता कर्फ्यू में धुल गया। अच्छा। 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू हुआ था, तो वो उसके अंदर खत्म हो गया। तो ट्रेनिंग भी होल्ड पे, ये बिजनेस भी होल्ड पे। बट एक मेरे फ्रेंड थे, पहले साथ में कलीग भी रहे, ऋत्विज तिवारी, जो बिज गुरुकुल के फाउंडर और CEO हैं, वो जो है साथ में आए, और उन्होंने 1-1.5 महीने पहले मुझे बिज गुरुकुल के बारे में बताया कि मैं ऐसा कुछ करके सर लॉन्च करना चाहता हूँ, मैं आइडिया अच्छा है। और जब वो आए थे तो ही इज़ वेरी यंग, तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया था। फिर मैंने, केशव सर ने और ऋत्विज ने, हम तीनों ने मिलकर अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म किया। उस ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान बहुत बार दिमाग के अंदर एक सवाल आता था कि यार ये जो पीछे फेलियर्स मिले हैं, क्या रोहित इस बार भी तू कर पाएगा? क्योंकि हर किसी, और वो मैं तो कहता हूँ वो इंसान ही नहीं है जिसके पास ये सवाल नहीं आता। ट्रू, डाउट आते हैं। डाउट आते हैं। और हर बार मैं फिर खुद को एक ही बात, 2 बातें याद दिलाता था, यही। एक, रोहित क्या काश कहना है कि एक अपॉर्चुनिटी आ रही थी, क्या मैं रुक गया, काश कर लेता। अगर उस दिन मैंने हाँ नहीं किया होता बिज गुरुकुल की अपॉर्चुनिटी की, तो आज यहाँ पे नहीं बैठा होता, और काश ही शायद कह रहा होता। तो रोहित भाई, जैसे कई लोग आपको दिखते होंगे जो स्टार्ट करना चाहते हैं बट स्टार्ट ही नहीं कर पाते, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि जितना आपको पहले डर लग रहा है ना, वो स्टेप लेने के बाद आप यकीन मानेंगे उसका 90% कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब आपको लगेगा यार मैं बेकार में डर रहा था, जितना डर था केवल उसका 10% डर एक्चुअल जो है कॉन्सिक्वेंसेज हुए, 90% सारे डर हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। एब्सोल्युटली। हमने खुद उसको वो वाले मीनिंग दे रखे हैं जो वो चीज़ डिजर्व भी नहीं करती है। हमने कहते हैं राई का पहाड़ बना दिया, तो वो वाली चीज़ें जो है यहाँ पे लोगों के साथ। यहाँ पे दोस्तों मैं शेयर करना चाहूँगा 2 मेरे एक्सपीरियंसेस, बिजनेस के नहीं है ये। एक तो बंजी जंपिंग का, और एक मेरा स्काई डाइविंग का। ओके। ये दोनों में जब मैं कूदने के लिए खड़ा था ना, बंजी जंपिंग में सर्दी थी, ऋषिकेश में हम कर रहे थे, करीब आई थिंक 80 मीटर्स या 100 मीटर्स का वो है, बड़ा लंबा सा था जी। सर्दी में कैसे पसीना आता है डर के मारे, वो पहली बार अनुभव हुआ। लेकिन जैसे ही कूद गए ना, उसके बाद इतना एक्साइटमेंट हुआ कि बता नहीं सकता। तो दोस्तों यही रोहित कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जितनी ज़्यादा डर आपके माइंड में क्रिएट होगा उतना कम एक्शन आप ले पाएंगे। और सफल आदमी वो होते हैं जो डर के बावजूद भी कूद जाते हैं, और जब कूद जाते हो ना उसके बाद आप वापस से कभी भी उस फेज में नहीं जाओगे, क्योंकि नाउ यू हैव इवॉल्व्ड। और मैं एक आपको छोटी सी चीज़ कहूँगा, चाहे कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो फेल्ड ही क्यों ना हो, उससे आप पूछिए क्या वो वापस जॉब में जाना चाहेगा। 99.99% लोग, कितने भी मुश्किलें आए बिजनेस में, दे वुड नेवर लाइक टू गो बैक टू द जॉब। सो रोहित भाई, बट रिस्क तो बहुत है एक्चुअल देखा जाए तो। सफल आदमी जो है या सफल बिजनेसमैन है वो शायद 5% ही हैं। जितने लोग बिजनेस में आते हैं उनमें से सिर्फ 5% लोग ही सफल होते हैं, और उनमें से भी सिर्फ 1% लोगों की स्टोरीज कवर होती है कहीं, या स्टेबिलिटी आ पाती है। 90% के आसपास फेलियर स्टोरी भी है। तो क्यों ना डरे कोई बिजनेस से?
मैं तो कहता हूँ सर, जो फेमस डायलॉग है, रिस्क है तभी तो इश्क है। और बात सर इश्क की ही है असल में, क्योंकि जब लोग हम देखते हैं जिसको सच में मोहब्बत होती है तो इंसान उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाता है जी। तो यहाँ पे दो बातें आती हैं, एक आपको आपके सपनों से कितनी मोहब्बत है, करेक्ट, और दूसरा आपको मेहनत से कितनी मोहब्बत है। एब्सोल्युटली। क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा है, सपने 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 पूरे बातें करते हैं लेकिन वो शेख चिल्ली बन के रह जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जब भी कोई आइडिया आता है या जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको पहले रेडी रहना है कि यार रिस्क तो मेरे को लेना पड़ेगा, और उसकी ताकत आपको इसी से आएगी। आपको पहले जानना है व्हाई डू आई वांट टू डू इट। ट्रू। अगर उसके पीछे वो रीज़न क्लियर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। मुझे रीज़न क्लियर था, और जिन 5% लोगों का आपने जिक्र किया यहाँ पे कि 5% लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, उनमें और बाकी 95% लोगों में सबसे बड़ा फर्क ही ये है, उनको क्लियर है मैं ये क्यों कर रहा हूँ। करेक्ट। इसलिए जितनी भी दिक्कतें आती हैं उसके बावजूद वो आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। आपके करियर में इतनी दिक्कतें आई, मेरे पास इतनी सारी दिक्कतें आई, लेकिन क्योंकि वो वाई क्लियर था इसलिए हम आगे बढ़ते गए। अदरवाइज जिस तरह के चैलेंजेस आपने, हमने और जो भी लोग सफल हैं उन्होंने देखे हैं, कोई आम इंसान जो मान लीजिए बिजनेस में नहीं भी है, अगर उसे पूछा जाए क्या तुम्हारे पास ऐसा चैलेंज आएगा तो तुम क्या करोगे, मैं 99.99% गारंटी दे सकता हूँ कि वो इंसान बोलेगा नहीं यार मैं तो इसमें क्विट कर दूंगा। ट्रू। तो डिफरेंस ही ये है कि आप लगे रहते हैं, अपने आपके पास वो जुनून है तो आप डेफिनेटली उसको कर जाएंगे। एक्सीलेंट। दोस्तों, वाई क्लियर होने के बारे में सभी लोग कहते हैं। रोहित का वाई क्लियर था क्योंकि पैसे नहीं थे नानी के घर जाने के, 400 रुपये एक डिबेट कंपटीशन से जीते तब जाके नानी के घर उस फंक्शन में जा पाए। आई मीन ये वाई, ये छोटे छोटे वाई बनते हैं। मेरी लाइफ में भी रोहित भाई ऐसा ही था कि घर में उतने पैसे नहीं होते थे, हमेशा से स्ट्रगल करते हुए देखा मम्मी पापा को, तो क्यों ना कुछ करें, कैसे करें पता नहीं था। धीरे धीरे रास्ते खुलते जाते हैं, पहले समझ आती है, पहले लक्ष्य आता है और फिर शायद रास्ते बनते हैं। सो रोहित, ये बताइए कि अगर बिजनेस को चलाना है और उसे बड़ा करना है तो आपके हिसाब से बिजनेस को बड़ा करने के लिए आज की डेट में कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे पावरफुल है? जैसे कि सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है, या उसके अलावा और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे कि बिजनेस आसानी से जल्दी बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत लोगों तक पहुंच सकता है? सर, किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि सबसे पहली चीज़ होती है आपका माइंडसेट। आप उसको लेके कितने क्लियर हैं कि आप उस पर क्यों जा रहे हैं, और उसमें जो कोर प्रिंसिपल आता है वो आता है वैल्यू गिविंग का। करेक्ट। कि आप अक्सर जैसे आजकल स्टार्टअप्स का इतना कल्चर है तो लोग वैल्यूएशन के पीछे भागते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ वैल्यूएशन के पीछे मत भागो, वैल्यू क्रिएशन के पीछे भागो, आपकी वैल्यूएशन अपने आप बढ़ जाएगी। अच्छा। तो आप जितना ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं सामने वाले इंसान को, आपके ऑडियंस को, जो आपका टारगेट मार्केट है, जो आपके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जितनी ज़्यादा आप उनको वैल्यू देंगे उतना ही अच्छा आपको आगे, आप जो भी कोई भी आप अपना प्रोडक्ट मीन्स आपका जो ब्रांड है वो उतना अच्छा बनता जाएगा। फिर आप जो भी उनको प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, जो भी आपका बिजनेस उनमें करना चाहते हैं, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जिसमें डेफिनेटली आज के समय में सोशल मीडिया का यूज़ करना तो कंपलसरी है। मतलब आज के टाइम पे भी अगर कोई इंसान ऑफलाइन की बात करता है तो मैं तो बोलूंगा कि मतलब वो बैलगाड़ी से दिल्ली से और जो है जयपुर या अजमेर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब वैसी वाली बात हो जाएगी। करेक्ट। और सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये आज के समय में ट्रेंड चल रहा है, नहीं, आप उसके फायदे देखें। सोशल मीडिया की वजह से आप यहाँ पे बैठे, आप चेन्नई में किसी इंसान को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। और 2020 में पैंडेमिक ने हमें साफ साफ सिखा दिया है कि जो लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए वो आज ग्रो कर रहे हैं, जो नहीं है वो मार्केट से कब के बाहर हो चुके हैं। ट्रू। तो ये सोशल मीडिया को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसको अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो डेफिनेटली वारे न्यारे हो सकते हैं। बट वो समझदारी हर किसी में तो होती नहीं है, कैसे लाएं? सर, समझदारी मैं तो कहूँगा एक्सपेरिमेंट करके ही आती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जिसने सोशल मीडिया में स्टार्ट किया और एकदम से बूम हो गया हो जी। आज हम जितने लोगों को सक्सेसफुल देखते हैं उन्होंने टाइम बिताया है। तो आज अगर हम किसी के देख रहे हैं कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि वो इतने साल से लगा हुआ है। करेक्ट। वो ऐसा नहीं है कि आज सडनली वो आया और 1 महीने में हो गया। ठीक है, ऐसे भी कुछ वंडर्स होते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, कई 2% लोगों का ऐसे भी अच्छा चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 98% लोग वही हैं जिन्होंने वक्त दिया है। तो पेशेंस रखने का गेम है सोशल मीडिया। एब्सोल्युटली। एंड सेकेंडली आपको हर टाइम इनोवेटिवली सोचना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ को और अच्छे से कैसे मैं डिलीवर कर सकता हूँ। और वही वाली आदत हमारे बिजनेस के अंदर भी वो कब डीएनए में आ जाती है हमें पता नहीं पड़ता कि हम फोकस तो सोशल मीडिया को क्रिएटिव बनाने में कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है तो वही वाले क्रिएटिव आइडियाज बिजनेस में आ जाते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करने में आ जाते हैं, कुछ कैंपेन लॉन्च करने में आ जाते हैं, लोगों की समझ में आ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोशल मीडिया पर जब कोई इंसान काम करता है वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ जाता है, उनकी साइकोलॉजी को समझ जाता है, जो उसको बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प करती है। तो ये पेशेंस का गेम है और एक्सपेरिमेंट्स का गेम है। अगर सोशल मीडिया पे भी जहाँ पे आपका लक कुछ नहीं रहा इन अ वे, तो उस बहुत कम इन्वेस्टमेंट या सिर्फ टाइम के एफर्ट के साथ भी अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं तो पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, समझिए इस चीज़ को
आज 21st सेंचुरी है, आज इलेक्शन जिता रहा है सोशल मीडिया, कंपनीज को नंबर 1 बना रहा है, एक नॉर्मल गांव के बच्चे को हीरो बना रहा है सोशल मीडिया। और आज भी कई लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे आऊं या नहीं आऊं। तो जैसे मैन्युफैक्चरर है, स्पेशली ऐसे लोग जिनको सोशल मीडिया से इमीडिएटली कोई बल्क कस्टमर नहीं मिलता, जैसे एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है जिसका कस्टमर तो मारुति है या टाटाज हैं, वो कहता है यार मैं क्यों आऊँ सोशल मीडिया पे, मेरे को कौन देखने वाला है, मैं तो एक शॉप लेके छोटी सी वहाँ ग्राइंडर लेके या लेथ मशीन लेके कुछ काम कर रहा हूँ। ऐसे लोग सोशल मीडिया पे सच में कैसे आएंगे? फर्क सर सोच का आता है इसमें। सबसे पहले सोच का ये कि आप उतने ही दायरे में सीमित रहना चाहते हैं या इसको बढ़ाना चाहते हैं। ट्रू। क्योंकि जैसे वो इंसान जिसकी आप बात कर रहे हैं कि भी छोटे से दायरे में सीमित है, उसको अगर आना है, वो अपने बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में मार्केट ना करे, वो सबसे पहले उससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो ट्रू। उसकी नीड क्या है उसके बारे में बात कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला, आपको वैल्यू देनी है। अगर एक ऐसा इंसान है मान लीजिए जो कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, उस अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर वो ये बताता है कि भाई इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कपड़े की आप बात कर रहे हैं, तो कपड़े की अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कोई इंसान फैब्रिक के बारे में एजुकेट कर सकता है, किसी नई टेक्निक के बारे में एजुकेट कर सकता है, जीएसएम क्या होता है इसके बारे में लोगों को समझा सकता है, उसका क्या रोल है वो समझा सकता है। तो क्या होगा, जो उन्हीं की इंडस्ट्री के बाकी लोग हैं वो उनसे सीखने लग जाएंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा, यहाँ पे कई बार इंसान डरता है कि कंपटीशन तो नहीं बढ़ जाएगा। यकीन मानिए नहीं बढ़ेगा कंपटीशन। क्यों? क्योंकि उनके पास विजिबिलिटी नहीं है, आपके पास विजिबिलिटी है। और जब दूसरे लोग ये देखेंगे, हो सकता है आपके बिजनेस में या इंडस्ट्री में जो बाकी लोग हैं वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, और वो आपसे जब कांटेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ बिजनेस वहां पे कुछ नई डील स्ट्राइक हो सकती है, कुछ नया आपको पता लग सकता है। एग्जैक्टली, कोलैबोरेशन आ सकते हैं, कुछ नया मार्केट आपको पता लग सकता है। तो ये विजिबिलिटी बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल मुझे याद है, मैं कुछ टाइम पहले एक स्कूल में एक स्पीच देने के लिए गया था। तो मेरी स्पीच के बाद वहाँ पे जो स्पोर्ट्स के जो टीचर थे वो आए, उनसे बातचीत हुई, तो पता लगा मुझे कि वो पार्ट टाइम में टैटू आर्टिस्ट है। अच्छा। तो मैंने उनको बोला सर आप ऑनलाइन अपना प्रमोट कर सकते हैं। उन्होंने बोला कैसे मैं करूं? तो मैंने उनको बताया आप लोगों को बताएं कि कितने मिथ हैं टैटू को लेके, कि टैटू की इंक से कैंसर हो सकता है, और ये रिमूवेबल कौन से होते हैं, नॉन रिमूवेबल कौन से होते हैं, परमानेंट टेम्परेरी क्या फ़र्क है, किस तरह की इंक होती है, किस तरह की डिज़ाइन है, किस पार्ट पे बनवाना चाहिए, किस पार्ट पे नहीं बनवाना चाहिए। मैंने कहा आप इसके बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि सिखाने वाले कोई नहीं है। टैटू सुनते मेरे दिमाग में सारे मिथ आ जाते हैं। ट्रू। तो उन्होंने बोला हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा आप इसको करना शुरू करें, और होगा क्या, अभी आप केवल थोड़ा बहुत आप उसमें जो सेल्स जनरेट करते हैं, लोग आपके पास आएंगे जो खुद टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वो आपसे सीखना चाहेंगे। लोग आपसे कंसल्टेशन लेना चाहेंगे कि मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, आप बताएं, या मैं डिज़ाइन के बारे में और रिसर्च कैसे कर सकता हूँ। तो आप सिखा सकते हैं, आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, क्योंकि गेम सारा का सारा विजिबिलिटी का है। जो मैंने उनको बताया, और मैं उनकी शक्ल पे जो एक्सप्रेशन थे ना वो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, एंड ही वाज फीलिंग सो हैप्पी कि उनको पहली बार लगा कि मेरा बिजनेस सोशल मीडिया से एक्चुअली इतना ग्रो कर सकता है। सो डोंट बी अ कंज्यूमर ऑफ सोशल मीडिया, बी अ क्रिएटर ऑन सोशल मीडिया। तो आप किसी भी बिजनेस में हैं, अगर आप जेन्युइनली लोगों को उसके बारे में एजुकेट कर रहे हैं, आपके चाहे इंडस्ट्री से आपके साथ लोग जुड़ें या वो कंज्यूमर्स आपके साथ और ज़्यादा जुड़ें, आपका हर लेवल पे फ़ायदा होगा ही होगा। हाउ वंडरफुल दोस्तों, कंज्यूमर नहीं बनना है सोशल मीडिया का, क्योंकि कंज्यूमर यानी रील देख रहे हो, दूसरों का कंटेंट देख रहे हो। यार अपना कंटेंट डालो, अपने बारे में डालो, और कुछ नहीं तो अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अपनी लाइफस्टाइल या कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करते रहो जो कि शायद लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, यूजफुल हो, एंटरटेनिंग हो, या कुछ और पावरफुल हो। एंड देखिए कैसे एक टैटू आर्टिस्ट का बिजनेस रोहित भाई ने चेंज कर दिया। सो आई रियली वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस। दोस्तों आज 21st सेंचुरी, ये पैसा बट रहा है ना रोहित भाई, Definitely. और लोग ले नहीं रहे। तो रोहित भाई, यंग लोग जो बिजनेस में आना चाहते हैं उनको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आप ऑब्जर्व करें। ये मैंने कुछ टाइम पहले मैं एक बार बैठा था कहीं पे और बहुत अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो वहाँ पे मुझे एक बात समझ में आई कि ऑब्जर्वेशन की ताकत आज के टाइम पे सबसे बड़ी है। क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही आपके दिमाग में कई सारे आइडियाज आते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशन खत्म कर दी है, क्योंकि जैसे हम फ्री होते हैं हम रील्स खोल के बैठ जाते हैं। करेक्ट। तो मैं सबसे पहली चीज़ बोलूँगा, जो भी इंसान आज एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, फ़ोन को साइड में आप रख दीजिए और जितना ज़्यादा हो ऑब्जर्व कीजिए कि हो क्या रहा है मार्केट में। ट्रू। आपकी अपनी इंडस्ट्री है, आप अपनी इंडस्ट्री में और लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैं किस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका सबसे पहला कि आप ऑब्जर्व करें। दूसरा, सबसे पहले अपना माइंडसेट जो है ना वो ज़रूर आप क्लियर रखें कि आप बिज़नेस में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपको सिर्फ खुद पैसा कमाना है,
क्योंकि अगर आप केवल पैसा 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 पे फोकस करके शुरू में आएंगे, आप वो खुले दिल से ना वो रिस्क नहीं ले पाएंगे, आप वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर वो ताकत नहीं आएगी जो आपको हेल्प करेगी एक अच्छी चीज़ बनाने में, जो लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे सकती है, उनको इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। सो ये सोच पहले क्लियर होनी चाहिए कि मैं कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ लोगों के लिए, कुछ प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करना चाहता हूँ, तो फिर मैं कुछ इसमें लॉन्च करता हूँ जी। तो ऑब्जर्वेशन और आपकी क्लैरिटी है कि मैं कुछ अच्छा उनके लिए बिल्डअप करना चाहता हूँ। फिर बात आती है कि अब आप किस चीज़ को लेके इंटरेस्टेड हैं या पैशनेट हैं, तो उससे आपको मिलेगा आपकी इंडस्ट्री और आपका प्रोडक्ट। करेक्ट। फिर आपको उसके बारे में स्टडी करना है, जल्दबाजी में ना रहें कि आज मैंने देखा कि शार्क टैंक आज मैंने देख लिया तो आज अब मैंने बस मुझे 3 महीने में मुझे कुछ अपना लॉन्च करना है तो वो नहीं करना है। टेक योर टाइम, क्योंकि आप मेहनत जितनी, वो कहते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। करेक्ट। वही वाली बात है कि आप जितना टाइम तैयारी में लगाएंगे उतना ही अच्छा जब आप एक्चुअली उतरेंगे फील्ड में, आप उतना ही अच्छा वहाँ पे कर पाएंगे। सो ट्रू। तो स्टार्टिंग के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी। वंडरफुल जी। तो उसके बाद फिर आप जब स्टडी करते हैं तो स्टडी करके आपको अब ये देखना है कि मैं क्या प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकता हूँ। और प्रोडक्ट के लिए कई सारे फिर तरीके होते हैं, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे बेसिक ये तरीका आप ये देखें कि आप किस चीज़ को और बेटर बना सकते हैं, या अगर कहीं पे कोई गैप है किसी इंडस्ट्री में, किसी चीज़ को आप गैप को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, या आप कोई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट रोहित भाई, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कई लोग मेरे पास आइडियाज तो लेके आते हैं, सर मेरे को ये आइडिया आ गया, ये प्रोडक्ट, बट फंड नहीं है। जी, समझ सकता हूँ। तो मैं कैसे इनिशियली कैसे वो फंड जनरेट किया जाए, या कैसे लोगों को अप्रोच किया जाए फंड देने के लिए? देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास इतना इनोवेटिव आइडिया होता है कि लोग उनके आइडिया पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। बहुत रेयर होता है ऐसा। यहाँ पे फिर बात ये आती है जो सबसे जो जनरल जो मैसेज है वो वही है कि जो आपने भी कंडीशन बताई कि आइडिया है, सब कुछ है, प्रोडक्ट भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन अब फंड नहीं है। उनको पहला स्टेप तो खुद लेना पड़े। वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। करेक्ट। आप खुद अपनी तरफ से एक सीड फंड अपना 2-3 लाख रुपए अगर नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं तो कोई दूसरा इंसान आप पे क्यों भरोसा करेगा? सो ट्रू। तो वो पहला स्टेप तो आपको खुद लेना होगा। उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में टेस्ट कीजिए। अच्छा, इनिशियल मनी के लिए थोड़ा सा एफर्ट जरूर आएगा, आप पेरेंट्स से या आपको दोस्तों से इधर-उधर से आपको करना ही पड़ेगा जी। फिर जब आप उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे तो मार्केट से आपको फीडबैक मिलना शुरू होगा। वो फीडबैक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो जब आपका MVP बना, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जिसको आपने बना के लॉन्च किया, उसके ऊपर जो फीडबैक्स होंगे उस पर आप जब इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, 2 या 3 वर्जन के बाद आपको आपका बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। करेक्ट। तो पहली चीज़ तो ये है सर कि जो पहला स्टेप है वो तो खुद ही लेना पड़ेगा, वरना कोई इंसान भरोसा नहीं करेगा। ये हो सकता है कि डेफिनेटली आपके आइडिया में सच में बहुत ज़्यादा दम हो, तो फिर आपको डेफिनेटली ऑफिस के लिए एफर्ट लगाने चाहिए, या अगर आपको शुरू में फंडिंग चाहिए या बाद में भी फंडिंग चाहिए तो उसके लिए आज के टाइम पे लिंक्डइन एक बहुत अच्छा माध्यम है नेटवर्किंग के लिए। नेटवर्किंग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जाएं, आप लोगों के साथ बात करें, अपना आइडिया शेयर करें। अक्सर लोग ना डर जाते हैं कि मैं अपना आइडिया शेयर करूँगा तो सामने वाला की चुरा ना ले जी, लेकिन ऐसा है कि मार्केट में इतने सारे सिमिलर आइडियाज़ हैं, जिसकी अच्छी एग्जीक्यूशन है वो ग्रो कर रहा है। True. और दूसरा, अगर आप दूसरों के साथ अपने आइडिया शेयर करेंगे, यू नेवर नो, वो सामने वाला इंसान आपको किसी एक ऐसे इंसान से मिलवा दे जो शायद आपका को-फाउंडर बन जाए और आपके बिजनेस में इतनी अच्छी एक्सपर्टीज लाए कि यू नेवर नो आपका बिजनेस कब से कब, कहाँ से कहाँ पहुंचे कितना जल्दी। करेक्ट। तो वो इंसान हो सकता है आपको कोई टिप दे दे, हो सकता है वो आपके बिजनेस में आपको ऐसी सजेशन दे दे जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट कुछ और बेहतरीन बन जाए। इसलिए लोगों के साथ बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करने से ही बात बनती है। सो ट्रू। दोस्तों देखिए, बात करेंगे और बात करके अपने आइडियाज को लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोगों के आइडियाज लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, धीरे 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 आपका बिजनेस प्लान रेडी होता जाएगा। लोगों के साथ आप शेयर करेंगे, बट थोड़ी रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। इनिशियल फंड तो आपको लाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको किसी से प्यार है तो शादी के लिए पैसा अरेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज जिंदगी भर कुंवारे रह सकते हैं आप। बेस्ट एग्जांपल सर, बेस्ट एग्जांपल। सो ग्रेट दोस्तों। सो रोहित भाई, जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन, अगले 10 साल में रोहित का क्या विजन है? अगले 10 साल में रोहित शर्मा हिंदुस्तान के टॉप 10 एडटेक वेंचर्स में अपने बिजनेस को पहुंचाना चाहता है। ये हमारा जो कंपनी का जो हमारा कलेक्टिव विजन है। एंड पर्सनली मेरा ये है कि मैं 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना चाहता हूँ। मैं उनकी लाइफ को बहुत बेहतर बनाना चाहता हूँ। ये मेरा जो पर्सनल लेवल पे विजन है, बिकॉज बीइंग अ ट्रेनर तो हमेशा मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाएं लोगों को। अब आपके माध्यम से इतने सारे लोगों को आज ये मैसेज मिलेगा, या जो मेरी लाइफ से लर्निंग है वो मिलेगी। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं और डिफरेंट लेवल पे लोगों को सिखाना शुरू करूँ, जिससे वो अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से जी सके और दूसरों की लाइफ को और बेहतर बना सके। बट दूसरों की लाइफ बेहतर बना के आपको क्या मिलेगा? सर, असल में जो कुछ चीज़ें होती हैं जो फिजिकल वर्ल्ड के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो सोल के लिए होती हैं। सोल के लिए होती हैं।
और सिखाने में, किसी की लाइफ को कुछ बेटर बनाने में जो सोल को जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलती। आज भी जब कोई बच्चा मुझे डीएम करता है कि सर आपकी वो वाली मैंने वर्कशॉप अटेंड करी थी, उसके बाद मुझे ब्रांड में ये ग्रोथ मिली, मेरे आज रील्स पे ये व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे आज मेरा बिजनेस इतने से इतना ज़्यादा बढ़ गया है, सच मानिए इनकम से ज़्यादा वो फीडबैक जो है वो तसल्ली देता है, वो खुशी देता है। दोस्तों, जब आप किसी को सिखाते हैं तो आप भी सीखते हैं, जब आप किसी को सिखाते हैं तो आपके ब्रेन का विकास होता है, जब आप किसी को सिखाते हैं और उसकी लाइफ में इंपैक्ट डालते हैं तो उसके कर्मास का फल आपको भी मिलता है। तो बहुत सारे बेनिफिट है जब आप भी किसी को सिखाएंगे। आप भी अच्छा बात करना सीखिए, अपने जीवन में कुछ सक्सेस स्टोरी क्रिएट कीजिए, हार्डशिप से मत डरिए, क्योंकि जब जीवन हार्ड है तो कहीं ना कहीं आप हीरो बनने वाले हैं, जो कि आज रोहित बन रहे हैं, बन चुके हैं काफ़ी लोगों के लिए। एंड उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू आप सभी को बहुत इंस्पायरिंग लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पहलू इसमें से निकल के आए, बिजनेस करने से रिलेटेड, बिजनेस के बारे में सोचने से रिलेटेड, सोशल मीडिया के बारे में सोचने से रिलेटेड। आप लोग प्लीज़ इसे इम्प्लीमेंट करें। और पहली चीज़, इम्प्लीमेंट करने से भी पहली मेरी और रोहित की जिम्मेदारी नहीं है कि आप सभी तक इस तरह की अच्छी अच्छी लर्निंग्स लेके आएँ, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस तरह की लर्निंग्स को सब तक फैलाएं। सो वीडियो के नीचे शेयर बटन ज़रूर होगा, उस पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मेरे साथ मिलकर रोहित के लिए चैट विंडो पे लिख दीजिए, रोहित विल लव यू, रोहित वी लव यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड इट वाज रियली फन टॉकिंग टू यू दोस्त, मज़ा आ गया। एंड बहुत जल्द और भी पॉडकास्ट करेंगे ताकि लोगों को और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू मिल सके। डेफिनेटली सर, इन्फॉर्मेशन हम जरूर देंगे। और इस साथ में अगर आपकी परमिशन हो, एक छोटा सा मैसेज मैं जरूर सबके लिए देकर जाना चाहता हूँ। Sure. मूवी है दंगल, आमिर खान की, और उसका गाना है दंगल दंगल। उसका एक जो स्टैंजा है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसको मैं बार बार सुनता हूँ, और कभी भी अगर डाउन फेज चल रहा होता है, लो फेज चल रहा होता है, मुश्किल चल रही होती है, ये चंद लाइनें मुझे बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा मदद कर देती हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं जरूर बताना चाहूँगा। तो लाइन कुछ इस तरीके से चलती है कि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहल्लत देती है, मांगती है बदले में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा भी प्यारे ये जान ले बेहद देती है। और बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर परिणाम है प्यारे, दंगल दंगल। वाओ, वंडरफुल, ग्रेट रोहित भाई। ये क्या कहते हैं, पूरी केक के ऊपर आइसिंग थी और बड़ा मज़ा आ गया इस लाइन को सुन के। एंड रियली मैं भी बहुत सुनता हूँ ये मोटिवेशनल सॉन्ग्स, एंड आज जब आप बता रहे थे तो याद आ गई है जी। सो दोस्तों, होप ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा। रोहित के लिए आई लव यू रोहित लिख दीजिए। आप उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उनके इंस्टाग्राम के चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो प्लीज़ फॉलो हिम सो दैट ही कैन इंस्पायर एंड हिज स्टोरी कैन इंस्पायर मोर पीपल। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे अगर आपको कोई और भी ऐसे लोग पसंद हों जो आप हमारे स्टूडियो में देखना चाहते हैं, हमारे साथ इंटरव्यू पैनल्स पे देखना चाहते हैं, तो उनका नाम भी हमें ज़रूर सजेस्ट करें। एंड अगर कोई ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं खुद आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो वो टॉपिक्स भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर। नमस्कार।